गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पिछले वीडियोस में पढ़ी हुई व्यंजन संधि को ही आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा लंबे समय के बाद हम इस व्यंजन संधि को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम पूर्व में पढ़े हुए इसके सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम टॉपिक से आसानी से जुड़ पाएँ। तो हमने व्यंजन संधि की शुरुआत से हमने सबसे पहले इष्टुत्व संधि का अध्ययन किया, जिसका कि सूत्र है स्तोष्टनाष्टु। यह सूत्र सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और च वर्ग आदेश करता है यदि पर पद में श और च वर्ग हो तो। इसके उदाहरण हैं रामश्चेते, रामश्चिनोति, सच्चित और शांगीन जय। इसके बाद इष्टुत्व संधि, जिसका कि सूत्र है इष्टुनाष्टु। यह सूत्र सकार और त वर्ग को सकार व ट वर्ग आदेश करता है यदि पर पद में शकार और ट वर्ग हो तो। इसके उदाहरण हैं रामषष्ठ, रामष्टीकते, पेष्टा, तट्टिका और चक्रिन ढोकसे। आगे हमने जश्त्व संधि का अध्ययन किया, जिसका सूत्र है झलाम जश्वन्ते। यह सूत्र झलों के स्थान पर जश आदेश करता है, अर्थात पदांत झलों को जश आदेश हो जाता है। इसका उदाहरण है वागीश। इसके बाद अनुनासिक संधि। सबसे पहले हमने इसमें सूत्र का अध्ययन किया यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यह सूत्र पदांत यर को अनुनासिक आदेश करता है यदि बाद में अनुनासिक वाला शब्द परे हो तो, परंतु ये कार्य विकल्प से करता है, इसीलिए हमें इसके उदाहरणों में दो रूप प्रत्यक्ष होते हैं, यथा एक शब्द एतन मुरारी अनुनासिक शब्द वाला न, और दूसरा जश्त्व वाला रूप एतद मुरारी। और इसी संधि में हमने एक सूत्र और पढ़ा है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। यह सूत्र भी लौकिक भाषा में, अर्थात भाषायाम लौकिक भाषा में पदांत यर को अनुनासिक आदेश करता है यदि पर पद में अनुनासिक वाला प्रत्यय से बना हुआ शब्द बाद में हो तो। पूर्व सूत्र और इस सूत्र में अंतर यह है कि पहले वाला सूत्र विकल्प से कार्य करता है, जबकि यह सूत्र नित्य कार्य करता है। तो हमें इसका एक ही रूप देखने को मिलता है, जैसे देखिए तन मात्रम इसका उदाहरण है और इसी का दूसरा उदाहरण है चिन्मयम। इसके बाद हमने चार्थ संधि, जिसका कि सूत्र है खरीच। यह सूत्र पदांत झलों को खर परे रहते हैं, अर्थात पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण चर आदेश करता है। पदांत झलों को चर आदेश करता है यदि खर बाद में हो तो। और इसके उदाहरण है यथा उत्पन्न, सत्कार इत्यादि। इस प्रकार हमने निम्नांकित सूत्रों का, निम्नांकित संधियों का अध्ययन किया। अब आगे आज हम पर सवर्ण संधि के अंतर्गत तोरली संधि का सूत्र का अध्ययन करेंगे। तोरली सूत्र को हम लत्व संधि के नाम से भी जानते हैं या इसे हम अभिहित कर सकते हैं। लत्व संधि से तात्पर्य है कि जहाँ पर ल आदेश हो, क्योंकि हमने जैसे पहले देखा है कि जहाँ पे इष्टुत्व आदेश हो रहा था हमने उसे इष्टुत्व संधि का नाम दिया, और जहाँ पे इष्टु आदेश हो रहा था वहाँ पे हमने उसे इष्टुत्व संधि का नाम दिया। तो इसी प्रकार इस संधि में भी वर्णों में ल आदेश होता है, इसलिए इसे हम लत्व संधि के नाम से अभिहित कर सकते हैं। तो इसे हम पर सवर्ण संधि कह सकते हैं, लत्व संधि कह सकते हैं, इत्यादि नामों से अभिहित हम कर सकते हैं। इसका सूत्र है तोरली। सूत्रार्थ से इसका अर्थ स्पष्ट है। देखिए तो ली, तो त वर्ग से परे, अर्थात पहले पद में यदि त वर्ग हो तो त वर्ग से परे लकार होने पर, त वर्ग से परे लकार होने पर सवर्ण आदेश हो जाता है। पुनः देखिए कि त वर्ग से परे लकार होने पर सवर्ण आदेश हो जाता है। तात्पर्य यह है कि पहले पद में यदि त, थ, द, ध और न हो, अर्थात त वर्ग,
पहले पद में यदि त, थ, द, ध और न हो और दूसरे पर पद में यदि ल हो तो त के स्थान पर भी ल, थ के स्थान पर भी ल, द के स्थान पर भी ल, ध के स्थान पे भी ल और न के स्थान पे अनुनासिक ल आदेश हो जाता है। अर्थात पूरे संपूर्ण त वर्ग के स्थान पे ल आदेश हो जाएगा। इसीलिए इसे लत्व संधि नाम से अभिहित किया गया है कि अलग अलग आदेश न होकर केवल ल ही आदेश होता है। एक बार पुनः देखिए कि यदि त वर्ग पहले पद में यदि त वर्ग हो अर्थात त, थ, द, ध न हो तो उन सभी वर्णों के स्थान पे ल आदेश हो जाएगा यदि बाद में ल से प्रारंभ होने वाला शब्द हो तो। लेकिन यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है, यदि न हो तो उसके स्थान पर अनुनासिक वाला ल आदेश होगा अर्थात ल के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह दिखाई देगा। यथा हम इसके उदाहरण में देख सकते हैं। पहला इसका उदाहरण है तल्लय, जिसका संधि विच्छेद है तद प्लस लय। यहाँ पर पहले पद में द है, द वर्ग है और दूसरे पद में लय शब्द ल से प्रारंभ होने वाला शब्द है। द के स्थान पे ल आदेश होगा, तब स्थिति होगी तल प्लस लय और वर्ण सम्मेलन करने पर या मिलाने पर तल्य रूप निष्पन्न होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण देखिए, विद्वान लिखति। इसका संधि विच्छेद होगा विद्वान प्लस लिखति। यहाँ पर भी वर्ण पद के अंत में अंतिम वर्ण है न, जो कि अनुनासिक है और इसके स्थान पे आदेश होगा ल, जिसके ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ है। पर पद में ल लिखति से चालू हो रहा है, अतः विद्वाल लिखति ये स्थिति होगी और वर्ण सम्मेलन करने पर विद्वाल लिखति रूप निष्पन्न होगा। तो इस प्रकार त, थ, द, ध इनके स्थान पर सामान्य ल और न के स्थान पर अनुनासिक ल आदेश होगा। इस प्रकार ये लत्व संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुस्वार संधि के समान सबसे छोटी संधि है। अब आगे हम परसवर्ण संधि के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। इस संधि में अब आगे हम परसवर्ण संधि का ही अध्ययन करेंगे। ये सूत्र पर्टिकुलर दो उदाहरणों के लिए हैं, या यूँ कहें तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी कि उत्थानम और उत्थपनम इन दो शब्दों की रूप सिद्धि में ही ये आगे के सूत्र कार्य करते हैं। पहला सूत्र है, ध्यान से देखिएगा, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, जिसका सूत्रार्थ है उद से परे अर्थात उद उपसर्ग से परे स्था और स्तंभ को पर सवर्ण आदेश हो जाता है। तात्पर्य यह है कि उद के बाद में यदि स्था धातु से और स्तंभ धातु से बने हुए शब्द बाद में हों तो उनके प्रारंभिक सकार को पर सवर्ण आदेश हो जाता है। यथा आप इस बॉक्स में देख सकते हैं कि उद से परे यदि स्था धातु से बना हुआ शब्द है तो स के स्थान पर सवर्ण अर्थात थ आदेश हो जाएगा। अर्थात हम स को किस में परिवर्तित कर देंगे, थ में। तो इसके बाद आगे का सूत्र कार्य करेगा, यथा झरोझरी सवर्ण। यह सूत्र कहता है कि हल से परे व्यंजन के बाद हल से परे झर अर्थात वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण, हल से परे वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण हो तो उसका लोप हो जाता है यदि बाद में सवर्ण झर परे हो तो। हल से परे झर का लोप हो जाता है यदि बाद में भी उसी के समान वर्ण हो तो, उसी के समान झर वर्ण हो तो।
परंतु ये कार्य किससे होता है? विकल्प से। देखिए, हम इसे बॉक्स में देख सकते हैं। उदाहरण से हम इसे बाद में पढ़ेंगे, मतलब सूत्रों के अर्थ के बाद हम इसे उदाहरण से देखेंगे, जब ये आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। देखिए, हल प्लस झर है और उसके बाद में भी क्या है? झर, अर्थात जो वर्ण आगे हो वही वर्ण कहाँ हो? पीछे, वैसा ही वर्ण कहाँ हो? पीछे। तात्पर्य ये है कि यदि वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण आगे होगा तो उसके बाद भी वर्गों का तीसरा और चौथा वर्ण ही होना चाहिए। तो पहले वाले झर का, पूर्व वाले झर का, मतलब जो हल के पास में है, जो व्यंजन के पास में है, उस वाले झर का लोप हो जाएगा। परंतु ये कार्य किससे होगा? विकल्प से। अर्थात एक उदाहरण में हमें ये कार्य देखने को मिलेगा और दूसरे उदाहरण में हमें ये कार्य देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इसके भी दो रूप बनेंगे। तो हल से परे झर का लोप हो जाएगा यदि झर बाद में है तो। इसके बाद इसी उदाहरण में आगे कार्य करता है खरी से, जिसे हम पहले देख चुके हैं। फिर हम इसे पुनः देख लेते हैं एक बार कि खर वर्ण परे रहते झल को चर आदेश हो जाता है। वही है कि यदि वर्गों के पहले दूसरे वर्ण बाद में हो तो वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेशित हो जाएगा। जैसा कि हम इसके सारणी में देख सकते हैं। देखिए कि यदि क ख ग घ हो तो उसके स्थान पे क, च छ ज ज हो तो उसके स्थान पे च, ट ठ ड ड हो तो उसके स्थान पे ट, त थ द ध हो तो उसके स्थान पे त, प फ ब भ हो तो उसके स्थान पे प आदेश हो जाता है यदि बाद में खर परे हो तो, अर्थात वर्गों का पहला, दूसरा और श श स हो तो। अब हम इन तीनों उदाहरणों को, तीनों सूत्रों को उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। देखिए, इसका उदाहरण है उद प्लस स्थानम। इस स्थिति में हमने पहले वाला सूत्र पढ़ा है, उदा स्था स्तंभो पूर्वस्य, जो कि कहता है कि उद से परे यदि स्था धातु से बना हुआ शब्द हो तो स के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर भी उद से परे स्था धातु से बना हुआ शब्द है स, तो इस स के स्थान पर उस सूत्र से उदा स्था स्तंभ पूर्वस्य सूत्र से थ आदेश हो जाएगा। तब स्थिति होगी उदः प्लस थ प्लस स्थान। ये कार्य होगा उदा स्था स्तंभ पूर्वस्य। अब इस स्थिति में उद प्लस थ प्लस स्थानम, यहाँ पर हमें झर की स्थिति नजर आ रही है। उद में द हलंत है, थ झर के अंतर्गत आता है और उसी प्रकार थानम का थ भी झर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर पूर्व वाले थ का, अर्थात जो स के स्थान पे थ हुआ था, उसका लोप हो जाएगा विकल्प से। कौन से सूत्र से? झरो झरी सवर्ण है, इस सूत्र से। तो यहाँ पर उद प्लस थ प्लस स्थानम, इससे इस स्थिति में झरो झरी सवर्ण है, इस सूत्र से पूर्व वाले थकार का लोप हो जाएगा। तब हमारे पास जहाँ पर लोप होगा वहाँ पर स्थिति होगी उद प्लस स्थानम, और जहाँ पर लोप नहीं होगा वहाँ पे स्थिति बनेगी उद प्लस थ प्लस स्थानम। ये स्थिति होगी। अब इसके बाद उद प्लस स्थानम, इस स्थिति में खरी च सूत्र अपना कार्य करेगा। इस द के स्थान पर, अर्थात झल के स्थान पर चर आदेश हो जाएगा, पहला वर्ण त आदेश होगा। तब उद प्लस स्थानम यह स्थिति होगी और मिलाएंगे तो उत्थानम शब्द बनेगा। द के स्थान पे क्या हुआ? त, और स्थिति हुई उत प्लस स्थानम, और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? उत्थानम। और उसी प्रकार जहाँ पर लोप नहीं हुआ था वहाँ पर भी द के स्थान पे त खरी से होगा। तब उत प्लस थ प्लस स्थानम यह रूप बनेगा और अंत में उत्थानम, अर्थात हम इसे मिला के लिख देंगे उत्थानम, यह रूप निष्पन्न होगा।
हम इसे एक उदाहरण से और भी समझेंगे। देखिए, उद प्लस स्तंभनम, यहाँ पर उद उपसर्ग के बाद में स्तंभ धातु से बना हुआ शब्द है, उद प्लस स्तंभनम। तो यहाँ पर वही स्थिति है जो पहले वाले उदाहरण में थी कि उद के बाद में इसका और इसका स्तंभ धातु से बना हुआ शब्द हो, तो स के स्थान पे थकार आदेश होगा। उसी सूत्र से उदः स्था स्तंभ पूर्वस्य सूत्र से तब आपके पास स्थिति होगी उद प्लस थ प्लस स्तंभनम, उद प्लस थ प्लस स्तंभनम। यहाँ पर पुनः झरोझरी सवर्ण इस सूत्र से पहले वाले थकार का क्या हो जाएगा, लोप। यह भी कार्य किससे होगा, विकल्प से। तब हमारे पास स्थिति होगी उद प्लस स्तंभनम, और जहाँ पर लोप नहीं होगा वहाँ पर स्थिति होगी उद प्लस थ प्लस स्तंभनम। दो रूप होंगे, एक लोप वाला और एक बिना लोप वाला। फिर पुनः खरी से सूत्र अपना कार्य करेगा और द के स्थान पे क्या आदेश होगा, त। तब आपके पास स्थिति होगी उत प्लस स्तंभनम, और जहाँ पर लोप नहीं हुआ था उस वाले पक्ष में भी द के स्थान पे क्या आदेश होगा, त। तब स्थिति होगी उत प्लस थ प्लस स्तंभनम, और जब दोनों को मिलाएंगे तो देखिए उत्थंबनम, और जहाँ पर लोप नहीं हुआ है उत्थंबनम। इस प्रकार यह रूप सिद्ध होगा। दोबारा देखिए, उद प्लस स्तंभनम, स के स्थान पे थकार होगा, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य से। फिर पूर्व वाले थकार का लोप होगा झरोझरी सवर्ण से, और फिर द के स्थान पे दोनों ही पक्षों में दकार के स्थान पे तकार आदेश होगा। तब जहाँ पर लोप हो जाएगा वहाँ पे उतत्थंबनम, और जहाँ पर लोप नहीं होगा वहाँ पे उतत्थंबनम। इस प्रकार दो शब्दों की रूप सिद्धि होगी। आज के लिए इतना पर्याप्त। आगे की संधि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।